तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन पिंग शाय जिनसी को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है और जो गोल्डन फिश चैन पिंग ने जू सान को दी थी वो अब गोल्डन ड्रैगन बन जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जिसे देखकर जू सान काफी डर जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि ये ड्रैगन वही गोल्डन फिश है जो कि चैन पिंग ने उसे दी थी। तो जू सान उस ड्रैगन को ऑर्डर्स देता है कि वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दे जो कि जू सान को परेशान कर रहे थे। तो वो ड्रैगन भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। इसके बाद वो ड्रैगन अपनी पावर का यूज करके जू सान को बॉल में से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हम मास्टर जी शैंग और उसके डेसिपल को देखते हैं और उनके साथ सोंग जिनसे भी आया हुआ था जो कि उसके डेसिपल के साथ अपना खेल खेल रहा था और अपना मैच हार भी जाता है और वो इस टाउन को छोड़कर जाने भी वाला था। और इसके 10 दिन बाद मास्टर जी शैंग भी इस टाउन को छोड़कर जाने वाला है। तो वो उसे कुछ बुक्स भी दे देता है जिसका यूज करके सोंग जिनसे अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और उसकी साथी भी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम चैन पिंग को देखते हैं जो कि निंगयाओ के लिए खाना बना रहा था। तो निंगयाओ उसके पास आकर उसे कहती है कि जी सांग ने तुम्हारी जान बचाई है, अगर तुम फू को मार देते तो तुम्हें भी बाद में मार दिया जाता क्योंकि उसका क्लैन काफी ज्यादा खतरनाक है और वो तुम्हें कहाँ भी ढूंढ सकता है, और अगर तुम उसके क्लैन से बच भी गए तो बुढ़ा जिमा तुम्हें मार ही देता। और ये सब सुनने के बाद चैन पिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस पर निंगयाओ सोचने लगती है कि अगर चैन पिंग काफी ज्यादा पावरफुल हो सके तो वो अपनी जान खुद भी बचा सकता है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि चैन पिंग आगे जाकर इस टाउन से बाहर चले जाएगा तो उसे अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा पावर्स चाहिए। तभी चैन पिंग निंगयाओ से कहता है कि जो हेयर पिन मुझे मास्टर जी शैंग ने दी है उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो क्या तुम उसे पढ़ सकती हो क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। यह सुनकर निंगयाओ उससे हेयर पिन लेकर उस पर जो लिखा होता है वो पढ़ने लगती है। वहाँ पर लिखा होता है कि एक जेंटलमैन हमेशा एक जेड जैसा जेंटल होता है, मतलब काफी नाजुक होता है। और यह सब देखने के बाद निंगयाओ चैन पिंग की तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी होती है, जिसे देखने के बाद निंगयाओ भी सोचने लगती है कि चैन पिंग एक जेंटलमैन है। तभी अचानक वहाँ पर जू सान आ जाता है जो कि इस टाउन को छोड़ने से पहले चैन पिंग को मिलने के लिए आया हुआ था। वो चैन पिंग को गले लगाकर काफी रोने लगता है। वो उसे कहता है कि जो गोल्डन फिश तुमने मुझे दी थी वो अब गोल्डन ड्रैगन बन चुकी है और मैं तुम्हें वो गोल्डन फिश वापस देना चाहता था, पर मेरी माँ और बुढ़े जिमा की वजह से मैं तुम्हें गोल्डन फिश नहीं दे सका। जू सान चैन पिंग को सारी बातें बताता है कि जो कि बुढ़े जिमा ने उसके साथ किया था और उसके साथ साथ उसकी माँ ने भी उसे काफी मारा था और बॉल के अंदर जाने के बाद उसकी गोल्डन फिश एक ड्रैगन भी बन चुकी थी। जू सान चैन पिंग को कहने लगता है कि वो गोल्डन ड्रैगन तुम्हारा है और तुम्हें उसे अपने पास रखना चाहिए। यह सुनने के बाद चैन पिंग उसको चुप कराने लगता है और वो उसे कहता है कि वो गोल्डन ड्रैगन अब तुम्हारा हो चुका है और अपने फैमिली का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए तुम्हें उसे अपने पास रखना होगा। और यहाँ पर जू सान अपने साथ काफी सारे पैसों वाले बैग लेकर आया हुआ था जो कि उसने जिमा से लिए थे और वो पैसे वाले बैगों को वहाँ पर छोड़कर चले जाता है, पर चैन पिंग उसे रोक देता है और वो उसे कहने लगता है कि जरूर तुमने ये पैसे चोरी किए होंगे और मुझे ऐसे चोरी वाले पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद वहाँ पर निंगयाओ भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद जू सान भी उसे कहने लगता है कि चैन पिंग ने तो अपनी शादी के लिए लड़की भी पसंद कर ली है। यह सुनने के बाद निंगयाओ भी उसे काफी चिढ़ाने लगती है। तभी जू सान को उसकी माँ बुलाने लगती है और वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी चैन पिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास लूकस लीफ है, जिस पर वो उसे एक बैग दिखाता है जिसमें काफी सारे लूकस लीफ थे, जिन्हें देखने के बाद चैन पिंग उसे कहता है इन लीव्स को अपने पास रखना क्योंकि ये पूर्वजों की तरफ से तुम्हें ब्लेसिंग मिली है, ये तुम्हारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद जू सान आखिरी बार अलविदा करके रोते हुए चैन पिंग को छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम जाओ और सोंग जिनसी को देखते हैं। जाओ उसे कहता है कि जो फॉरेनर यहाँ पर बाहर से आया है वो काफी खतरनाक है और वो तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो सावधान रहना। और उन दोनों की बातें वहाँ पर कोई सुन भी रहा था। तभी वहाँ पर शियांग आ जाता है जो कि यहाँ पर जिगुई के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए आया हुआ था। अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो शियांग को तंग करने लगते हैं और ये लोग शियांग को बचपन से ही काफी बुली करते हुए आए हैं। तो आज शियांग भी उनको जवाब देकर वहाँ से भाग जाता है। और वही दूसरी तरफ हम लू फैमिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर पावर्स के लिए आई हुई है, पर दोनों इमोर्टल्स अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर एक मैच सेट के अंदर फाइट करेंगे और जो फाइट जीतेगा वो ही अपॉर्चुनिटी लेगा। इसके बाद वो दोनों बैटल करने लगते हैं जहाँ पर उन दोनों में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होती है, पर ये बैटल वो बूढ़ा बंदा जीत जाता है। इसके बाद वो दोनों मैच सेट में से बाहर आते हैं।
और फिर उनके रेजिडेंस में वही लोग आ जाते हैं जो कि शियांग को बुली कर रहे थे। फिर इमोर्टल जू उनके पास जाकर उनको बताती है कि वो शियांग से एक ट्रेजर आर्मर लेना चाहती है, जिस पर सभी तैयार हो जाते हैं। पर एक बंदा इमोर्टल जू को काफी बुरी नजरों से देखता है, जिस कारण उसे गुस्सा आ जाता है। वही दूसरी तरफ हम निंगया को देखते हैं जो कि उसे बताती है कि जीशांग हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पर मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हारी काफी मदद भी कर सकती हूँ क्योंकि तुमने भी मेरी जान बचाई है। तो ये एहसान चुकाने के लिए मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसे प्रोटेक्ट करने के बदले में निंगया उससे कॉइन्स के बैग भी मांगती है जो कि काफी कीमती है, जिस पर चैनपिंग उसे बताता है कि असल में मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मिंग चैन ही था जिसने तुम्हें मेरे घर पे लाया था। इसके बाद चैनपिंग वहाँ से कुछ कॉइन्स उठाकर बाकी के सारे कॉइन्स उसे दे देता है। तभी निंगया चैनपिंग को कहने लगती है कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। ऐसा बोलकर वो उसे बताने लगती है कि उसे इस दुनिया का सबसे महान तलवारबाज चाहिए। यह सुनने के बाद चैनपिंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यह सुनने के बाद निंगया काफी हैरान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें जू रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस बंदे को काफी बुरी तरह मार रहे होते हैं जो कि इमोर्टल जू को काफी बुरी तरीके से देख रहा था। इसके बाद हमें इस टाउन के गेट कीपर को दिखाया जाता है जो कि जीशांग की काफी तारीफ करता है क्योंकि जीशांग ने अपने डेस्पर्स को काफी अच्छे गुण सिखाए हैं। और वही वहाँ पर जूसान भी था जो कि इस टाउन को छोड़कर चला गया था। इसके बाद हम चैनपिंग को देखते हैं जो कि काफी बड़े बड़े गोड्स के स्टैचू के पास आया हुआ था और वो वहाँ पर कुछ रख कर कहता है मेरे पेरेंट्स को बता देना कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जीशांग का डेसिपल भी वहाँ से चले जाता है और वही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूर से उस पर नजर रखे हुए था। और वही जीशांग ने अपने डेसिपल को एक गिफ्ट के तौर पर काफी महंगा ट्रेजर भी दिया था। अगले सीन में हम चैनपिंग और निंगया को देखते हैं और उनके सामने कोई बंदा आया हुआ था और वो बंदा उन्हें कुछ नहीं कहता और वो उनका रास्ता छोड़कर वहाँ से चले जाता है। इसे देखकर चैनपिंग भी सोचने लगता है कि ये बंदा भी बाहर से यहाँ पर आया होगा। तभी निंगया चैनपिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाती है और वो उसे समझाने लगती है कि अगर फॉरेनर बंदे से पंगा लोगे तो मारे जाओगे। ये सुनकर चैनपिंग भी उसे कहने लगता है कि मुझे उस बंदे से कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने भी मौत को काफी करीब से देखा है और मुझे इतनी समझ हो गई है कि कभी भी जो लोग पावरफुल होते हैं हर एक बुरा नहीं होता। अगले सीन में हमें मास्टर जीशांग दिखाया जाता है जिसे महसूस होता है कि काफी जल्द उसके टाउन में मुसीबत आने वाली है। इसके बाद हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि बाहर से इस टाउन में आया है, उसका नाम जैंग है। वो सीधा सोंग जिनसी के घर में चले जाता है। उसे देखकर सोंग जिनसी काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बंदा बिना पता उसके घर आ गया था। तो सोंग उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बिना इजाजत के मेरे घर के अंदर आओ और तुम कौन हो। जिस पर जैंग उसे कहने लगता है कि गुस्सा मत हो, वैसे भी ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, काफी समय से तुम अकेले रह रहे हो और सबसे पहले तुम अपने बैग्स को पैक करो क्योंकि जब हम इस टाउन को छोड़कर जाएंगे तो सबसे पहले हम इस टाउन को छोड़ने से पहले कॉरिडोर ब्रिज पर जाएंगे। यह सुनकर सोंग जैसे उसे कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे ऑर्डर देना बंद करो क्योंकि तुम बिना बताए मेरे घर के अंदर आ गए हो और ये भी नहीं बता रहे कि तुम कौन हो। जिस पर वो बंदा उसे बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं एक ग्रेट ली डायनेस्टी का लॉर्ड हूँ। यह सुनने के बाद सोंग जिनसी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बंदा उसे कहता है कि लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि मार्शल आर्ट में मैं काफी पावरफुल हूँ। के बाद हम चैनपिंग को देखते हैं जो कि कुएं में से पानी निकाल रहा था। अचानक वहाँ पर एक बुढ़िया आ जाती है और वो उसे ताने मारने लगती है पर उसकी बातों का चैनपिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर जीगुई आ जाते हैं और वो चैनपिंग को पानी भरने के लिए कहने लगते हैं तो चैनपिंग भी उसे मना नहीं कर पाता और उसकी मदद करने लगता है। यह देखने के बाद बुढ़िया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को काफी बुरी बातें बोलने लगती है। उसकी बातों का चैनपिंग पर कोई असर नहीं पड़ता पर जीगुई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे रख कर एक थप्पड़ मार देती है और उसे भी बातें सुनाने लगती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जीगुई भी अपना पानी लेकर अपने घर के अंदर चले जाती है। इसके बाद चैनपिंग और निंगया वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये आवाज चैनपिंग के दोस्त शियांग की थी। शियांग के पास वही बंदा आया हुआ था जो कि उसको काफी देर से बुली करता हुआ आया है और वो बंदा उसे बताने लगता है कि तुम्हारे आर्मर को जू फैमिली खरीदना चाहती है और शियांग उसे आर्मर बेचने से मना कर देता है क्योंकि वो उसके पूर्वजों का आर्मर है। जिस पर वो बंदा उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, वो उसे काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करता है पर इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि जून जो कि इस टाउन का काफी ज्यादा पावरफुल और अमीर घराने
उठाने का बंदा है वो शियांग के सामने भीख मांग रहा है। शियांग उसे अपना आर्मर बेचने से मना कर देता है और ये सब देखने के बाद चून घुटनों पर आ जाता है और उससे भीख मांगने लगता है। ये सब देखने के बाद शियांग हैरान हो जाता है। वही उस बंदे को भी जस आने लगते हैं कि वो लोग उसके भाई को काफी बुरी तरह मार रहे हैं। ये सब सोचने के बाद वो रोने लगता है और फिर से उससे भीख मांगने लगता है। तो शियांग भी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर चैन पिंग आ जाता है और वो उसे रोक देता है और उसे कहने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। यह सुनने के बाद शियांग उस बंदे के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मेरा गोल्डन ट्रेजर आर्मर काफी पुराना है, तो तुम वापस जाकर इस आर्मर के और ज्यादा पैसे मांगो। यह सुनने के बाद वो बंदा काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे होप मिल जाती है कि उसके भाई की सजा माफ हो जाएगी। और वो बंदा शियांग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगता है और वो उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगा। इसके बाद हम चैन पिंग को देखते हैं जो कि उसे बताता है कि क्या तुम मास्टर रुआन के डिसिपल बन गए हो, जिस पर शियांग उसे कहता है कि अभी नहीं बना पर मैं उनका डिसिपल जरूर बनूंगा क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्क और टैलेंटेड बंदा हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ समय मुझे रुक जाना चाहिए। यह सुनने के बाद चैन पिंग उसे घूरने लगता है, जिस पर वो उसे कहता है ठीक है भाई, कल जाकर मैं मास्टर रुआन का डिसिपल बन जाऊंगा और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है तो तुम्हारी बात ही मानूंगा, पर इससे पहले मैं उस बंदे के मैटर को सॉल्व करना चाहता हूँ। इसके बाद चैन पिंग उसे बताता है कि तुम्हें अपना ट्रेजर आर्मर संभाल कर रखना चाहिए। अगर तुम घर से बाहर जाते हो तो उसे संभाल कर रखा करो। जिस पर शियांग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने अपने आर्मर को ऐसी जगह पर छिपाया है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता और वो जगह उसका बिस्तर होती है। वो सभी शियांग के घर जाते हैं जहाँ पर उसने अपना आर्मर अपने बिस्तर के नीचे छिपाया हुआ था। तभी वहाँ पर निंगयाओ एक चीज को देखती है जो कि काफी ज्यादा कीमती थी। वो बताती है कि ये चीज एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो कि ग्रो होने पर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि एक चांद को भी छिपा दे और ये काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर है जो कि काफी ज्यादा महंगा है। यह सब सुनने के बाद शियांग पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता और वो इन चीजों को बेकार कहने लगता है। जो जाने के बाद निंगयाओ भी समझ जाती है कि शियांग के पास दिमाग नहीं है क्योंकि जो चीजें शियांग के पास थी उन चीजों के इस टाइम में तो कोई वैल्यू नहीं है पर बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा वैल्यू है। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सोंग जिनसी के घर आया हुआ था और वो जैंग को मिलने के लिए आया था। जैंग उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो मर्दा उसके ही राज्य का था और वो इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया था। जैंग उससे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद जैंग सोंग जिनसी से कहता है अपने राज्य जाने के बाद तुम्हें अपनी नई जिम्मेदारी को संभालना होगा। तभी वो बंदा उसे बताने लगता है कि इस टाउन में एक बंदा जिसका नाम चैन पिंग है उसने क्लाउड माउंटेन की साई जेंसी को मार दिया है और इसके साथ साथ वो फू को भी मारने वाला था पर वो उसे सिर्फ घायल कर पाया और इस काम में जी चैंग ने उसका साथ दिया है। ये सब सुनने के बाद जैंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि जी चैंग तो काफी ज्यादा ईमानदार बंदा बनता है पर असलियत में वो क्राइम को छिपाने का काम करता है और अगर वो इस टाउन का ना होता तो मैं कब का उसे खत्म कर चुका होता। मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को रोकना पड़ा है। और वही जैंग के आने की खबर जी चैंग को भी पता चल जाती है। इसके बाद जैंग बाहर आकर जीकुई को देखने लगता है। तभी वहाँ पर शियांग आ जाता है और वो जीकुई के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी उसके सामने जैंग आ जाता है और वो उसे देखकर कहने लगता है क्या तुम हमारे सेक्ट की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, इससे तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। ये सुनकर शियांग उसकी ऑफर को मना कर देता है क्योंकि वो मास्टर रुआन का डिसिपल बनने वाला था। यह सब सुनने के बाद जैंग भी उसे फोर्स नहीं करता और सोंग जिनसी को वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। पर जब सोंग जिनसी वहाँ से बाहर जा रहा होता है वो रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। ये देखने के बाद जैंग उसे कहने लगता है तुम अगले प्रिंस बनने वाले हो तो तुम्हें इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। यह सब सुनने के बाद सोंग जिनसी वहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाने से पहले वो जीगुई को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने लिए कपड़े खरीद सके। इसके बाद वो वहाँ से बाहर चले जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में मास्टर जी चैंग को देखते हैं जिसके सामने जीगुई आई हुई थी। मास्टर जी चैंग उसे समझाता है जहाँ से बाहर जाने के बाद तुम किसी को हर्ट मत करना और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर जीगुई को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगते हैं तुमने मुझे 3000 सालों से कैद किया हुआ है। तुम्हारे कारण जो यहाँ पर ट्रू ड्रैगन थे वो अब मोस्टर बन गए हैं और अब तुम कह रहे हो इंसानों से अच्छे से पेश आओ। तभी जीगुई के बॉडी में से एक तरह का गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। वो उसे काफी गुस्से से बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। ये देखने के बाद मास्टर जी चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने साथ माइंड सेट
के अंदर लेकर चले जाता है, जहाँ पर जीगुई उसे कहने लगती है कि तुमने कैसे मुझे काफी देर तक कैद में रखा और काफी ज्यादा तड़पाया है। वो कहती है तुमने मुझे 3000 सालों तक कैद में रखा और टॉर्मेंट किया, तुम्हारी टीचिंग का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारी टीचिंग बकवास है। इसके बाद हमें 3000 साल पहले फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर जब गोल्डन ड्रैगन फाइट हार जाता है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर मरने से पहले वो एक ह्यूमन बॉडी में जन्म लेता है और ये गोल्डन ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि जीगुई ही है। जी सांग उसे कहता है उस फाइट के बाद तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, उस वक्त पर चैंपिंग ने ही तुम्हारी जान बचाई थी और इसके बदले में तुमने उसकी बॉडी में से उसकी लाइफ पावर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, इस कारण वो अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तुमने उसे धोखा दिया है। इस पर जीगुई उसे कहने लगती है कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो ऐसा ही करता। जीगुई जीसैंग को काफी गुस्से से बोल रही होती है। ये सब देखने के बाद जीसैंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके जीगुई के ऊपर प्रेशर डालने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें खत्म करने की बजाय तुम्हें कैद में रखा, यही तुम्हारी ब्लेसिंग है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यह सुनने के बाद जीगुई उसे कहने लगती है मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करके उसके ऊपर हमला कर देती है और मास्टर जीसैंग उस गोल्डन ड्रैगन को आसानी से एक बार में ही गायब कर देता है और उसे समझाने लगता है कि चैंपिंग ने तुम्हारी जान बचाई है और तुमने उसके साथ धोखा किया है, ये काफी बुरा हुआ। इस बार वो अपने गोल्डन ड्रैगन के साथ खुद भी मास्टर जीसैंग के ऊपर हमला करने लगती है, तो मास्टर जीसैंग भी उसे काफी बुरी तरह से हमला करके घायल कर देता है और इसके बाद वो माइंड सेट में से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर जीसैंग जीगुई को फिर से समझाता है तो जीगुई भी उसकी बातों को समझ कर कहने लगती है तुमने सिर्फ अपने डिसिपल और सोन जिंसी को ही फेवर दिया है, पर बेचारे चैंपिंग का क्या, तुमने आज तक चैंपिंग को कुछ भी नहीं दिया। ये सुनने के बाद जीसैंग उसे कहता है एक रियल वॉरियर को कभी भी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती और चैंपिंग भी वही वॉरियर है। इसके बाद हमें अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वोल्केनो की ही एक फॉर्म है और वो मिठाई खा रही होती है। तभी वहाँ पर चैंपिंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की अपनी मिठाई को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो चैंपिंग उसे कहता है मैं तुम्हारी मिठाई खाने के लिए नहीं आया, असल में मैं यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आया हूँ। इसके बाद चैंपिंग वहाँ पर काफी सारी मछलियाँ पकड़ता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की खुश होकर उसके पास आ जाती है, तो चैंपिंग भी उसे कुछ मछलियाँ दे देता है। वही दूसरी तरफ हम मास्टर जीसैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड में से एक तरह के ओरा को रिलीज करता है और इस ओरा से एक सेंट बनता है, जिसे देखने के बाद जीसैंग कहता है देखो ये है चैंपिंग जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट्स को भी कवर करने वाला हूँ।